जय श्री राम, जय श्री महाकाल। आप सबके इतने कमेंट्स थे कि सर 2024 में जितने आईपीओज आए हैं उसमें हम भी इन्वेस्टेड हैं, कई कई जगह फंस चुके हैं, इसमें प्रॉफिट बुक कब करना चाहिए। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये वाली सीरीज़ आपके सामने चालू कर रहा हूँ, जहाँ पर हम यूजुअली जितने आईपीओज 2024 में लॉन्च हुए थे उन सब के ऊपर डिटेल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहली चीज़, ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, तो प्लीज़ इसको एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से देखिएगा। और साथ ही अगर आपको बाइंग सेलिंग करनी है तो अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से बात करने के बाद कर लीजिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कर दो यार वीडियो, सब्सक्राइब कर दो चैनल, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना और कौन से आईपीओज पर, मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ आईपीओज पर वीडियोस चाहिए, मैं डेफिनेटली बनाऊंगा। केआरएन के ऊपर बहुत सारे कमेंट्स थे, इसलिए मैंने ये सीरीज़ की शुरुआत केआरएन से करी है। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैं जो भी अपने वीडियोस बनाता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग उसको कुछ चैप्टर्स में डिवाइड करता हूँ। इसको भी मैंने 4 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले न्यूज़, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छी न्यूज़ चल रही है, जहाँ पर टैरिफ वॉर की सिचुएशन है, यहाँ पर थोड़ा बेहतर मामला है। Secondly, we'll be talking about the business of the company. Third, we'll be talking about the financials. And fourth, technicals. उसके बाद मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा कि मैं इसमें इन्वेस्टेड हूँ या नहीं, मैं इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ या नहीं। सो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज न्यूज़। न्यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो इनके मैनेजमेंट ने कहा है कि जो टैरिफ वॉर चल रहा है ना, हमको इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ना है भाई। हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टैरिफ लगा दो, यूएस को लगाने दो, सब पे लगाओ, एक दूसरे पे लगाओ, हमको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट इन्होंने ऐसा भी कहा है कि यूएस के जो टैरिफ लगाए हैं ना यूएसए ने, उससे मेक्सिको और कनाडा से इनको इंक्वायरीज आई हैं, इनका बिजनेस हो सकता है वहाँ पे बढ़ जाए। यार एक बात बताइए, इतने खतरनाक माहौल के बाद में कोई अगर ऐसी खुशखबरी टाइप की चीज़ बताए तो थोड़ा अलग अलग लगता है। तो क्या इसका मतलब है अपन ये खरीद लें क्या शेयर? नहीं नहीं, आपको समझना ज़रूरी है। बट ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ थी कि मैनेजमेंट ने ये क्लियरली कमेंट किया है कि हमारा टैरिफ वॉर से कोई लेना देना नहीं है। और उसके बाद में टैरिफ वॉर के अलावा इनफैक्ट टैरिफ वॉर हो रहा है जहाँ पे मेक्सिको और कनाडा पे जब इन्होंने टैरिफ लगाए तो वहाँ से हमें इंक्वायरीज आ रही है बिजनेस के लिए। तो दैट इज़ अ पॉजिटिव न्यूज़ फॉर द कंपनी। लेट अस कम टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज बिजनेस। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इसी तरह से इन डेप्थ एनालिसिस सीखना है तो आपको मेरा कोर्स लेना पड़ेगा, द लॉजिकल इन्वेस्टर, जिसकी बैच 15 अप्रैल से चालू हो रही है। तो आप कोर्स कमेंट कर दीजिएगा, माई टीम विल डेफिनेटली रिवर्ट यू ऑन दैट पर्टिकुलर ग्राउंड। ये ध्यान रखिएगा, इस कोर्स में किसी भी तरह की ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर्स, क्रिप्टो और साथ ही इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं सिखाई जाएगी, प्योरली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है, तो इसको ध्यान रखिएगा। सो लेट अस बिगिन टू सेकंड चैप्टर, दैट इज बिजनेस। ये कंपनी करती क्या है? पहली चीज तो ये B2B कंपनी है। B2B का मतलब बिजनेस टू बिजनेस। इसका मतलब क्या है? ये कुछ प्रोडक्ट्स बनाती है और वो बनाने के बाद में ये कुछ बड़े बिजनेसेस को बेच देती है, जो आगे जाके फाइनल प्रोडक्ट्स बना के कंज्यूमर तक ले जाते हैं। अब नाम से ही क्लियर है, नाम क्या है कंपनी का? KRN, हीट एक्सचेंजर्स एंड रेफ्रिजरेशन लिमिटेड। मतलब कहीं ना कहीं हीट और कूलिंग, गर्मी और सर्दी में दोनों जगह जब काम होता है ना, तो उसके लिए कॉइल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इनके मेनली प्रोडक्ट्स क्या हैं? दैट इज कंडेंसर ऑयल्स। ये कंडेंसर कॉइल्स क्या होते हैं? जो हम एसीज में देखते हैं, बहुत जगह आपने देखे ही होंगे। कई कई बार हमारे एसी रिपेयर करने वाले आके बोलते हैं, अरे यार सर इसमें ये ख़राब हो गया, कंडेंसर कॉइल्स ख़राब हो गए। ये वो बनाती है। इवेपोरेटर कॉइल्स बनाती हैं, इवेपोरेटर यूनिट्स बनाती है, कॉपर पार्ट्स बनाती है, उसके फ्लूइड्स बनाती है। ऐसे बहुत सारे काम है। मेनली एयर कूल्ड मॉडल्स बनाती है, थर्मल सॉल्यूशंस देती है। इनफैक्ट अगर मैं इसके और टेक्निकल वे में जाऊंगा ना, तो आपको लगेगा ये मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हूँ, मैं कोई साइंस का बंदा हूँ। समझने के लिए अपन इसको आसान भाषा में अगर मैं समझाऊं तो ये सिंपल बेसिस पे एसीज और जहाँ पर हीट की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, वहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है, कंडेंसर्स और इवेपोरेटिव कॉइल्स प्रोवाइड करती है। तो इस हिसाब से समझिए। अब पंगा ये है कि ये कौन कौन सी कंपनी इसको देते, पहले हम सेक्टर्स की बात करते हैं, कौन कौन से सेक्टर्स पे जाती है। ऑयल एंड गैस सेक्टर को ये सप्लाई करते हैं। इसके अलावा केमिकल प्रोसेसिंग वाले जितने भी सेक्टर्स हैं उसके ऊपर भी जाते हैं। पावर जनरेशन में इनका काम ज़्यादा है। अब मेन प्रॉब्लम क्या है कि इनके जो टोटल कस्टमर्स है ना, उसमें टॉप कस्टमर जो है जिसमें सबसे ज़्यादा ये लोग सेल करते हैं, उससे रेवेन्यू आता है 33.5% का। मतलब जो मेन जो क्लाइंट है वहाँ से 33.5% का आता है। मतलब अगर ये वाला कस्टमर गया तो इनका टोटल रेवेन्यू का 33.5% तो ऐसे ही उड़ जाएगा। और टॉप 5 कस्टमर्स जो हैं, ये फर्स्ट वाले को मिला के और 4 और जोड़ लूँ तो 55% रेवेन्यू इन 5 से आ रहा है। और टॉप 10 को जोड़ लूँ, मतलब जो फर्स्ट था
फिर ये 4 और जोड़ लिए और 5 और जोड़ लो जो टॉप के इनके कस्टमर्स है, टोटल मिला के 72.5% रेवेन्यू है। इसका क्या मतलब है, मैं क्यों बता रहा हूँ ये वाली बात? इससे एक चीज़ समझ में आ रही है कि इनका जो बिजनेस है ना वो बहुत क्लोज्ड है। क्लोज्ड इन द सेंस क्योंकि B2B है तो ये कुछ क्लाइंट्स पर डिपेंडेंट है। अगर वो क्लाइंट्स में से कोई भी इनका साथ नहीं देता है या बिजनेस में कुछ चेंज हो जाता है तो इनके रेवेन्यू एकदम से डिप करेंगे। सो ये जो प्रॉब्लम आती है ना, जब आपके पास बहुत कम कस्टमर्स होते हैं तो ये वाली प्रॉब्लम बिजनेस के लिए होती होती है, इसको ध्यान रखिएगा। राजस्थान बेस्ड कंपनी है ये 41.24% जो है इनका पूरा रेवेन्यू जाता है, 41.24% वो आता है राजस्थान से। एक्सपोर्ट ये 14% का ही करते हैं, मतलब टोटल मिला के कितना हो गया, 55% हो गया, और बाकी 45% रेस्ट ऑफ द कंट्री, मतलब राजस्थान पे ओवर डिपेंडेंसी है। तो एक चीज़ मेरे को समझ में आती है इस बिजनेस में कि ये बहुत ज़्यादा ओवर डिपेंडेंट है, कुछ क्लाइंट्स पे ओवर डिपेंडेंट है, एरिया वाइज डिपेंडेंट है। तो इन्होंने अब फैलाना है इनको बिजनेस, अगर ये नहीं फैला है तो इनका डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी, और जब भी किसी कंपनी की किसी कंपनी पर डिपेंडेंसी बढ़ जाती है तो रिस्क फैक्टर थोड़ा सा बढ़ जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इनके बड़े क्लाइंट्स में कौन कौन आते हैं? डाइकिन, अरे वो एसी नहीं आती है डाइकिन की, हीट सोल्यूशंस भी आते हैं उनके, डाइकिन, शाइंडलर, देन किर्लोस्कर, ब्लू स्टार, सब ये एसी वाली कंपनियां लग रही होंगी। किर्लोस्कर तो बहुत अलग अलग सोल्यूशंस भी देता है। तो ये बड़े क्लाइंट्स हैं, नाम भी बहुत बड़े, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो बड़े क्लाइंट्स के लिए बड़ा काम कर रही है कंपनी, बट मेरे को सिर्फ ये डर है कि बहुत कम क्लाइंट्स हैं, इन द सेंस कि उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम जगह। सो लेट अस कम टू द थर्ड चैप्टर, दैट इज फाइनेंशियल्स। 5113 करोड़ की कंपनी है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, ये स्मॉल कैप कंपनी है। रादर आई वुड से कि हाँ ये वी कैन से कि ये मिड कैप कंपनी है, बट छोटी है। प्राइस अर्निंग रेशियो इसका 124 है, जबकि इंडस्ट्री का 33 है। उस एंगल से देखूँ तो बहुत महंगी है, बट ऐसा क्यों है? कुछ तो हो रहा होगा कंपनी में। यहाँ पर एक ज़रूरी बात समझना बहुत ज़रूरी है, कई बार प्राइस अर्निंग रेशियो अगर ज़्यादा भी है तो क्या होता है, नई कंपनीज जब मार्केट में लॉन्च होती हैं तो उनका वैल्यूएशन नॉर्मली थोड़ा सा ज़्यादा लिया जाता है, थोड़ा एक्साइटेड रहते हैं लोग कि यार इसका प्राइस भले ज़्यादा दे दो, ये आगे जाके बहुत तेज़ी से कमाएगी पैसा। तो इस चक्कर में जो नई कंपनीज होती है ना, उनका एट टाइम्स प्राइस अर्निंग रेशियो थोड़ा ज़्यादा होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्राइस अर्निंग रेशियो ज़्यादा है तो वैल्यूएशन ज़्यादा है तो कल जाके ले लो, नो, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू कि कई बार जब नई कंपनीज होती हैं उनका प्राइस अर्निंग रेशियो थोड़ा ज़्यादा होता है, जैसे इसका भी है। बट इसके रेवेन्यूज़ देखना बहुत ज़रूरी है। दिसंबर 2024 का जो क्वार्टर था उसमें इनका रेवेन्यू था 104 करोड़ का। अगर मैं इसको दिसंबर 2023 से अगर कंपेयर करने जाऊँ, क्योंकि बीच में ही IPO लॉन्च हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, सितंबर अक्टूबर में 66 करोड़ का रेवेन्यू 104 करोड़ हो गया, नियर टू 80% रेवेन्यू ग्रोथ आई। क्यों? IPO भी तो लाना था भाई साहब। ऑपरेटिंग मार्जिन जो पहले 12 करोड़ था वो 16 करोड़ ही हुआ, सेल बढ़ी तुम्हारी, ऑपरेटिंग मार्जिन इतना नहीं बढ़ा। अब देखो फिर ऐसी चीज़ें ना मेरे को थोड़ी सी मजेदार नहीं लगती है, फिर मेरे को थोड़ा सा कंसर्निंग लगने लग जाता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो पहले 8 करोड़ था वो बढ़कर 13 करोड़ हो गया। सितंबर 2024 से अगर मैं दिसंबर 2024 के क्वार्टर को कंपेयर करूं तो 99 करोड़ से 104 करोड़ ही सेल्स बढ़ी है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है। ऑपरेटिंग मार्जिन 18 करोड़ से गिरकर 16 करोड़ हुआ है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा डिप क्यों आ रहा है, डिप जो अभी आ रहा है शेयर में, ऐसा क्यों आ रहा है। 12 करोड़ का जो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो बढ़कर 13 करोड़ जो है वो दैट इज नॉर्मल। एक पॉजिटिव बात इनके पास एक और है कि कैश रिच कंपनी है, कैश रिच है, अच्छा खासा धंधा इनके पास है और कैश अब ज़्यादा आ गया है। अब कैश आ गया तो लेट्स सी किस तरह से उसको यूटिलाइज करेंगे। मेरे को एक और कंसर्न है इस कंपनी में, इनका जो रॉ मटेरियल है ना वो आता है मलेशिया से, वियतनाम से, साउथ कोरिया से, थाईलैंड से, चाइना से। अब देखो वहाँ पर है ना, कभी भी कुछ भी अगर गड़बड़ हुआ तो इनकी रॉ मटेरियल सप्लाई में भी दिक्कत आएगी। कंपनी अच्छी है, बढ़िया धंधा कर रही है, प्रोडक्ट भी अच्छा है, प्रोडक्ट का फ्यूचरिस्टिक मेरे को ब्राइट भी लगती है कंपनी। बट एक तो सिर्फ राजस्थान ड्रिवन कंपनी हो गई, मतलब सिर्फ एक ही स्टेट में है, थोड़ा फैला हुआ होता तो थोड़ा बेहतर लगता है, रिस्क कम लगती है। कुछ ही क्लाइंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ओवर डिपेंडेंट है, जैसे डाइकिन के ऊपर 33% पे है, तो थोड़ा डर लगता है। फिर उसके बाद रॉ मटेरियल भी इनका कुछ कॉन्सेंट्रेटेड ही है, मतलब कुछ ही एरिया से आ रहा है, और ये अब्रॉड की कंपनी, मलेशिया चले ठीक है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। वियतनाम में अभी US वियतनाम का वैसे ही लफड़ा चल रहा है, चाइना ही वियतनाम का लफड़ा चल ही रहा है। साउथ कोरिया ठीक है, शांतिपूर्वक कंट्री है, थाईलैंड भी ठीक है, चाइना अरे भाई साहब। तो इन कंट्रीज से कभी भी कुछ भी होता है तो डर लगता है, तो वो कंसर्निंग हो जाता है। शेयर होल्डर्स की अगर मैं बात करूं, प्रमोटर के पास अभी भी 70.79% है, मतलब मोटा मोटी 71% अभी भी उनके पास है। FIIs गिरे हैं,
पहले 4% थे, अब 2% है। वाजबी है क्योंकि एफआईआईज ने भरपूर सेलिंग करी है, इधर भी करी होगी। डीआईआईज 8% के आजू बाजू मेंटेन्ड है, पब्लिक की शेयर होल्डिंग बढ़ी है, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स कम टू द फोर्थ चैप्टर, दैट इज टेक्निकल। फिबोनाची लेवल की अगर मैं बात करूं, जो मैं कोर्स में भी सिखाता हूं द लॉजिकल इन्वेस्टर में, उसके हिसाब से 680 क्रिटिकल सपोर्ट है, अगर वो टूटता है तो दिक्कत है। रही बात जो आईपीओज मार्केट में 2024 में लॉन्च हुए हैं, बहुत सारे आईपीओज की हालत एकदम गंभीर है, मतलब वो अपने इशू प्राइस से भी काफ़ी नीचे चल रहे हैं, ये अभी भी ऊपर चल रहा है। दो रीजंस है, एक टैरिफ वॉर से इनको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, इनका बिजनेस अच्छा है, बट प्रॉब्लम ये है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि रिस्की है तो ये एकदम से गिरेगा, पॉइंट ये है कि कुछ एरियाज में कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर ये कंपनी आगे पीछे जाके फैलाती है बिजनेस, अच्छा खासा स्प्रेड आउट करती है, तो यस दिस कैन बी अ गेम चेंजर कंपनी फॉर श्योर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। साथ ही साथ मैं इसमें इन्वेस्टेड नहीं हूँ और मैं थोड़ा सा इसको अवॉइड करता हूँ कंपनी को, जबकि बिजनेस अच्छा है। मेरे पोर्टफोलियो में जब मैं अपना पोर्टफोलियो बनाता हूँ तो मेरा ऑलरेडी कुछ क्राइटेरियाज है जिस क्राइटेरिया में ये कंपनी नहीं आती है। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कर दो यार वीडियो, सब्सक्राइब कर दो चैनल और शेयर करिएगा दोस्तों के साथ। साथ ही साथ मुझे ज़रूर बताइए और कौन से आईपीओ कंपनीज के ऊपर आपको डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर बनाऊंगा, ये भी वैसे ही बनाया है। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।